कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट सिटी कार्यालय का किया घेराव। सिटी कार्य में चल रहे अनियमितताओं का जताया विरोध। पब्लिक के पैसों की बर्बादी का लगाया आरोप। आप कार्यकर्ताओं ने धन सिंह रावत का फूका पुतला। आप पार्टी के कार्यकर्ता शदाब अली ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस ने नहीं किया बेरोजगारी कम करने का काम। चारधाम यात्रा खोलने की मांग हुई और तेज। तीर्थ पुरोहितों स्थानीय लोगों ने बद्रीनाथ परिसर की ओर किया कूच। पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हुई झड़प। देहरादून में वार्षिक सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने किया आयोजन। बीसीसीआई सचिव जय शाह रहे मुख्य अतिथि। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। पहली खबर देहरादून से है, जहां आज एनएसयूआई ने कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा कि जेईई मेंस की परीक्षा के तुरंत बाद ही पेपर लीक होने के मामले सामने आना शुरू हो गए थे। अब पेपर लीक मामले की पुष्टि सीबीआई ने कर दी है। वहीं एनएसयूआई ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस पेपर लीक की सीधी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हाल ही में नवंबर 2017 में केंद्र सरकार ने स्थापित की थी। जांच कर भी हम लोग प्रदर्शन। देश की जो एक प्रतिष्ठित परीक्षा है जेईई की, वो 16 से 18 मार्च तक इस देश में, जिसमें लाखों छात्रों ने प्रतिभाग किया था, हुई थी। लेकिन परीक्षा होने के तुरंत बाद ही इसमें पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसमें सीबीआई ने जांच के माध्यम से देश भर के 20 से अधिक ठिकानों में छापेमारी करी और जिसके बाद ये पता चला कि वास्तव में ये पेपर लीक हुआ था। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो एनटीए के माध्यम से परीक्षा कराई गई थी, उसमें इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक होना एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। उनके जो महानिदेशक हैं, उनके इस्तीफे की मांग के साथ साथ हम लोग ये आह्वान करेंगे। तो एनएसयूआई ने कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एनएसयूआई ने प्रेस वार्ता के माध्यम से ये कहा है कि जेईई मेंस की परीक्षा के तुरंत बाद ही पेपर लीक होने के मामले सामने आना शुरू हो गए थे। उसके बाद सीबीआई ने उस पूरे मामले की जांच भी की थी, छापे भी मारे गए थे। तो अब पेपर लीक मामले की पुष्टि सीबीआई ने कर दी है। तो वही एनएसयूआई ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस पेपर लीक की सीधी जिम्मेदार मोदी सरकार ही है, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हाल ही में नवंबर 2017 में केंद्र सरकार ने स्थापित की थी। तो देहरादून की खबर, जहां पर एनएसयूआई ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष यानी मोहन भंडारी ने कहा कि जेईई मेंस की परीक्षा के तुरंत बाद ही पेपर लीक होने की बातें सामने आना शुरू हो गई थी। अब पेपर लीक मामले की पुष्टि सीबीआई ने भी कर दी है। एनएसयूआई ने केंद्र सरकार पर इस पेपर लीक का आरोप लगाया है और कहा है कि इस पेपर लीक की सीधी जिम्मेदार मोदी सरकार ही है, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हाल ही में नवंबर 2017 में केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित की गई थी। वही जैसे जैसे 2022 के चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे ही सभी पार्टियां एक दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लग गई है। और इसी कड़ी में आज पिरान कलियर विधानसभा में आप पार्टी के कार्यकर्ता शदाब अली ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का पुतला फूका और जोरदार प्रदर्शन भी किया। तो वही आपको आगे बता दें कि शदाब अली ने कहा कि उत्तराखंड में बेरोजगारी बुरी तरह से बढ़ चुकी है। इसे ना ही कांग्रेस और ना ही बीजेपी किसी ने कम करने का काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पिरान कलियर एक आस्था का केंद्र माना जाता है, पर इस धर्म नगरी में बेरोजगार युवा बेहाल है। तो उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और उसी को लेकर सियासी सरगर्मियां भी तेज होती नजर आ रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगी हुई है और इसी कड़ी में आज पिरान कलियर विधानसभा में आप पार्टी के कार्यकर्ता शदाब अली ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का पुतला फूका। जैसे कि तस्वीरों में देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जोरदार प्रदर्शन किया गया है। धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। और शदाब अली ने कहा है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी बुरी तरह से बढ़ चुकी है। इसे ना ही कांग्रेस और ना ही बीजेपी किसी ने कम करने का काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पिरान कलियर एक आस्था का केंद्र माना जाता है, पर इस धन नगरी पिरान कलियर में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगार युवा बेहाल है।
देखिए, भाजपा सरकार जो है वो युवा विरोधी सरकार है और धन सिंह रावत जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके राज्य में सारे ही जितने भी उनके आरएसएस के कार्यकर्ता हैं या उनके रिश्तेदार हैं, उन्हीं लोगों को नौकरी दी जा रही हैं, सरकारी नौकरियां, और उन्हीं में घपलेबाजी चल रही है। किसी आम आदमी को, आम जनता को नौकरी नहीं प्रोवाइड हो रही। तो उसी को लेते हुए हमने धन सिंह रावत का आज धरना, आपका पुतला दहन किया है। तस्वीरों आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी ने किस तरह से हल्ला बोला है। धन सिंह रावत के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया है। धन सिंह रावत का पुतला भी फूंका गया है। शराब अली ने कहा है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी बुरी तरह से बढ़ चुकी है। इसे ना ही कांग्रेस और ना ही बीजेपी किसी ने भी कम करने का काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पिरान कलियर एक आस्था का केंद्र माना जाता है, पर इस धर्म नगरी में बेरोजगार युवा बेहाल है। वहीं देहरादून के बाईपास रोड स्थित एक निजी होटल में रविवार को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें बीसीसीआई सचिव जय शाह और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने उत्तराखंड के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जोत सिंह गुनसोला ने दावा किया कि यदि एसोसिएशन का अपना मैदान होगा तो अगले 5 साल में उत्तराखंड के खिलाड़ी भारतीय टीम में जगह बनाएंगे। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने मंच से कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसे क्रिकेट भूमि बनाएं। इसके लिए उन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव से भी सहयोग मांगा। वार्षिक सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि जय शाह ने कहा कि आजकल खेलों में उपलब्धियों का दौर है। चाहे भारतीय क्रिकेट टीम हो या टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है कि क्रिकेट का पैसा सिर्फ क्रिकेट तक सीमित न रहकर अन्य सभी खेलों में भी जाए। इसके लिए बीसीसीआई ने ओलंपिक की तैयारियों के लिए 10 करोड़ रुपए दिए। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ और अन्य पदक विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। करीब 19 साल बाद 13 अगस्त 2019 को उत्तराखंड क्रिकेट का वनवास खत्म हुआ है। मैं जब बीसीसीआई का सचिव बना था, इस दौरान 9 राज्यों को बीसीसीआई से मान्यता मिली थी। तब मैंने खुद उत्तराखंड का प्रभार मांगा था। वीआईपी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून के बाईपास रोड स्थित एक निजी होटल में रविवार को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें बीसीसीआई सचिव जय शाह और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने उत्तराखंड के खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। इस दौरान आपको बता दें कि सीआईयू के अध्यक्ष ने एकेडमी के लिए सहयोग की अपील भी की है। तो देहरादून के बाईपास रोड स्थित एक निजी होटल में रविवार को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के द्वारा वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में बीसीसीआई सचिव जय शाह और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने उत्तराखंड के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, जल्द हाजिर होंगे। के बिसात जनता किसके साथ, चुनावी महाअभियान पर महाभारत, पलायन, परिवार और पॉलिटिक्स, कोरोना, किसान और आंदोलन, छोटी से बड़ी खबरों पर पैनी नजर। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल के 348 नंबर पर। जहां नदियों में आसमान की छाया हो, जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां हरे भरे पेड़ पहाड़ों का श्रृंगार करें, जहां सूरज आसमान को छोड़ने के लिए पहाड़ों से ऊंचा उठने का प्रयास करता हो, जहां भाषा में सुंदरता और हर व्यक्ति के माथे पर चमक है। शहर से नफरत नहीं मुझे, बस ये मेरो पहाड़ है।
हर खबर में राष्ट्रवाद की लहर, सच्चाई और भरोसा हमारा हथियार। पहचान पुरानी, अंदाज तूफानी, नए कलेवर और नए तेवर में। वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर। वीआईपी पर खबरें बड़ी और खास होगी। असल वजहों की वीआईपी को तलाश होगी। खुलेंगी पड़ते जहन में बैठे हर सवाल की। हर एक छोटे से बड़े मुद्दे पर बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए अहम। जानना है हमारी जिम्मेदारी। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर, साथ ही YouTube MX प्लेयर पर भी। नीतियां बनाने वालों की क्या है जिम्मेदारी? हमारी नजरों से नहीं है बचने वाली। जनता के मुद्दे उठाने की हमने है ठानी। कौन, कैसे और क्या करता है निर्वहन अपनी जिम्मेदारी? देखिए जल्द वीआईपी न्यूज पर। हर खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। ग्राउंड जीरो से हम दिखाएंगे कुर्सी तक का सफर। जिम्मेदारों की जवाबदेही की क्या है कहानी? जनता की समस्या हो या सरकार की योजनाएं, हर एक से सवाल पूछने की हमने है ठानी। नया अंदाज, नया तेवर, देखिए वीआईपी न्यूज का नया कलेवर। सैटेलाइट हिंदी न्यूज चैनल वीआईपी न्यूज के भोपाल स्थित कार्यालय में निम्न पदों की भर्ती हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता है। पद: संपादक, उप संपादक, प्रबंध संपादक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, स्टेट मार्केटिंग मैनेजर एवं सदस्य, कॉपी एडिटर, वीडियो एडिटर, इनपुट टीम, आउटपुट टीम, एंकर, टेक्निकल स्टाफ, एमसीआर, पीसीआर ऑपरेटर, कार्यालय सहायक चालक, ओविवेन चालक एवं इंजीनियर, ऑफिस गार्ड। आवेदन करने के लिए संपर्क करें डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, मोबाइल नंबर 9109169910। पता: D9 गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, माता मंदिर, PNT चौराहे के पास, भोपाल, मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार तैयारियां की जा रही है। साथ ही संगठन का विस्तार भी पार्टी लगातार कर रही है। आज देहरादून में कांग्रेस के कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। आपको बता दें कि आज कांग्रेस के कुल 22 कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिनेश मोहनिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। अभी तक उत्तराखंड की राजनीति में जो विकल्पहीनता की स्थिति थी और लोग बाग केवल एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस को चुनकर इस प्रकार की सरकारें बना रहे थे, लेकिन आज आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प के रूप में उनके सामने मौजूद है। उसी का परिणाम है कि पूरे उत्तराखंड में लोग आम आदमी पार्टी को प्यार कर रहे हैं, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं और इसी की परिणति है कि आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी का परिवार लगातार बड़ा हो रहा है, लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं।
हमारा ये मानना है कि जिस तरह की काम की राजनीति की शुरुआत दिल्ली में हुई थी, उसी तरीके से अब काम की राजनीति उत्तराखंड में भी होगी। इस उत्तराखंड में पहली बार शिक्षा की बात हो रही है, बिजली की बात हो रही है, स्वास्थ्य की बात हो रही है। तो ये देख के अच्छा भी लग रहा है कि इस प्रदेश में भी अब काम की राजनीति की बात करने के लिए अन्य पार्टी को मजबूर होना पड़ रहा है। में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और ये चुनाव इस बार इसलिए भी और ज़्यादा दिलचस्प हो गया है क्योंकि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में देखा गया है कि एक बार बीजेपी सत्ता में रहती है तो अगली बार कांग्रेस सत्ता में आती है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की इस एंट्री की वजह से जनता को एक तीसरा विकल्प भी मिल चुका है। तो वही अब ये खबर सामने आ रही है कि देहरादून में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने सभी का पार्टी में स्वागत किया है, जैसे कि आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के कुल 22 कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। तो वही पत्रकारों से बातचीत में दिनेश मोहनिया का कहना है कि आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है उत्तराखंड में कि शिक्षा और रोजगार जैसी बातें हो रही है। वहीं बद्रीनाथ में चारधाम यात्रा खोले जाने और देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज तय कार्यक्रम के तहत तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों ने हाथों में प्रसाद और तुलसी माला की थाली लिए बद्रीनाथ परिसर की ओर भारी तादाद में कूच किया। हालांकि इस दौरान साकेत तिराहे के पास बैरिकेडिंग पर पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली और कोई भी बद्रीनाथ मंदिर के परिसर तक नहीं पहुंच सका। आंदोलनकारी जसवीर मेहता ने भी साकेत तिराहे पर ही विरोध स्वरूप अपना मुंडन कराकर सरकार को चेतावनी दी। लोगों का कहना है कि सरकार चारधाम यात्रा को शुरू करने में असफल हो रही है और अपनी विफलता छुपाने को लेकर हाईकोर्ट का हवाला दे रही है। तो लगातार चारधाम यात्रा खोलने की मांग की जा रही है। इसके अलावा देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की भी मांग हो रही है। तो वही इसी के तहत तय कार्यक्रम को लेकर तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों ने हाथों में प्रसाद और तुलसी माला की थाली ली और मंदिर बद्रीनाथ परिसर की ओर भारी तादाद में कूच किया। लेकिन उस दौरान साकेत तिराहे के पास बैरिकेड पर पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली। कोई भी बद्रीनाथ मंदिर परिसर तक नहीं पहुंच पाया। वही राजधानी देहरादून के स्मार्ट सिटी कार्यों में लंबे समय से चल रही अनियमितताओं के कारण आज भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट सिटी कार्यालय का घेराव किया। साथ ही कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार ने भी सरकार पर कई सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी कार्य के लिए 736 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, जिनमें से महज 285 करोड़ रुपए का काम ही अभी तक किया गया है। कई नेतागण और विधायकगण इनसे मिले हुए हैं जो कि पब्लिक के पैसों की बर्बादी कर रहे हैं। साथ ही उनका ये भी कहना था कि बीजेपी सरकार ने देहरादून की सबसे सुंदर जगह यानी परेड ग्राउंड को भी स्टोर बना दिया है, जहां हमेशा स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम किया जाता था। ये आप देखो परेड ग्राउंड का क्या हाल कर दिया। इतना करोड़ों रुपए लगाकर कांग्रेस सरकार ने परेड ग्राउंड को इतना सुंदर बनाया था। इन्होंने 4 सालों से लगातार वो डंप अड्डा बना दिया है। इन्होंने उसको कोई स्टोर बना दिया है। स्टोर तो कहीं और भी बन सकता था। देहरादून की एक सुंदर जगह है परेड ग्राउंड, जहाँ पे आने को फंक्शन होते थे, वो भी रोक दिया जा रहा है। बड़ी अफसोस की बात है कि 15 अगस्त का प्रोग्राम भी इन्होंने कहीं और करा। इस बार कितना दुख होता है। एक स्टोर बनाना था, कहीं और ही स्टोर बनाते हैं। वहाँ टाइलें लगाने की क्या जरूरत थी। ये सारी काम है, पैसों की बर्बादी कर रहे हैं। जहाँ टॉयलेट नहीं बनना चाहिए था वहाँ टॉयलेट बना रहे हैं। आप तहसील में जाके देखिए, 2 टॉयलेट ऑलरेडी बने हुए हैं पहले से, 1 टॉयलेट और नया बनाया जा रहा है। कई करोड़ रुपए का, लाखों रुपए का बर्बादी कर रहे हैं, करोड़ों की बर्बादी कर रही है। पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा में से बर्बादी होने देंगे। वहीं रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में नवनियुक्त एसएसपी हरिद्वार चार्ज लेने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। नवनियुक्त एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि इससे पहले भी धर्मनगरी हरिद्वार में चार्ज का सौभाग्य उन्हें मिला था। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हरिद्वार में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में वो काम कर चुके हैं। आज एक बार फिर उन्हें धर्मनगरी हरिद्वार का एसएसपी के रूप में कार्यभार संभालने का मौका मिला है।
उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। उन्होंने आगे मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि हरिद्वार में कई तरह की समस्या है जिनके निवारण के लिए योजना बनाकर काम किया जाएगा। माँ गंगा की कृपा से मैं हरिद्वार में पहले भी पोस्टिंग मेरी रह चुकी है और लगभग पूरा हरिद्वार मैंने अलग अलग समय पर और अलग अलग भूमिकाओं में यहाँ पर मैंने कार्य किया है। जो हरिद्वार है यहाँ पर एक जैसी समस्या नहीं है। अगर हम हरिद्वार नगर के क्षेत्र में जाएं तो यहाँ पर जो मेले होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं, जो एक धार्मिक उत्सव यहाँ पर होते हैं, इनसे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और अगर हम जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो रुड़की के आसपास का क्षेत्र है तो यहाँ पे औद्योगिक गतिविधियाँ और कृषि की गतिविधियाँ ज़्यादा हैं। से बातचीत की उन्होंने कहा कि पहले भी हरिद्वार में उन्हें चार्ज संभालने का सौभाग्य मिल चुका है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में कई तरह की परेशानियां हैं, कई तरह की समस्याएं हैं जिनके हल के लिए योजना बनाकर लगातार अब कार्य किया जाएगा। तो रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में नवनियुक्त एसएसपी हरिद्वार चार्ज लेने के बाद मीडिया से रूबरू हुए। नवनियुक्त एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि इससे पहले भी धर्मनगरी हरिद्वार में उन्हें चार्ज संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इससे पहले भी हरिद्वार में अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय में वो कार्य कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज एक बार फिर से मुझे धर्मनगरी हरिद्वार का एसएसपी के रूप में कार्यभार संभालने का मौका मिला है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। देहरादून में कोविड-19 टीकाकरण की गति को बढ़ाने और तीसरी लहर की रोकथाम के लिए विभागीय स्तर पर कई सारी टीम गठित की गई है। इसी कड़ी में सोमवार को देहरादून के सीएमओ ने पत्रकार वार्ता में कहा कि जनपद में टीकाकरण करने के लिए अब लोगों को कोविड पोर्टल स्लॉट बुकिंग नहीं करानी होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी टीकाकरण केंद्र से टीका लगवा सकता है। आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। साथ ही दिव्यांगों के लिए घर पर ही टीका लगवाने की सुविधा भी कराई गई है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर के बचाव के लिए आज जनमानस से अपील की गई है। सीएमओ ने चिंता जताते हुए बताया कि फिर से एक बार कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। अपने जो छोटा जो हमारी यूनिट है सबसे नीचे पीएचसी लेवल पर, वहाँ पर हमने बेड्स 2 बेड्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए हैं। मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति हल्की बीमारी में वहाँ पे आता है तो हम चाहेंगे कि उसका इलाज उसी छोटे लेवल पे ही हो जाए, गांव स्तर पे ही हो जाए, वो दौड़ करके देहरादून ना आए। जैसा कि आपने पिछले दूसरी वेव में देखा था अप्रैल और मई में कि आपने किस तरह से सारा आदमी जो है वो देहरादून आ गया और यहाँ पे ऑक्सीजन और चारपाई हर चीज़ की जो है बहुत भारी कमी हो गई। तो देश में अभी भी तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है और उसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुका है। दिव्यांगों के लिए घर पर ही टीका लगवाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कोरोना की तीसरी लहर के रोकथाम के लिए विभागीय स्तर पर कई टीमें गठित की गई है। वहीं अलकनंदा नदी पर बने श्रीनगर हाइड्रो पावर डैम की झील में शव मिलने से सनसनी मची हुई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने शव को झील से बाहर निकाल दिया। शव की पहचान के लिए बेस अस्पताल की मॉर्चरी में रखा गया है। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। सूबे के आखिरी सीमांत नगर जोशीमठ के रविग्राम में खेल स्टेडियम की मांग को लेकर जोशीमठ तहसील में पैनखंडा युवा संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं मामले को लेकर अब स्थानीय विधायक महेंद्र भट्ट भी जोर देने लगे हैं। खेल मैदान के नाम भूमि ट्रांसफर की फाइल जल्द युवा कल्याण विभाग से खेल विभाग को ट्रांसफर होने की बात कह रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि युवा कल्याण से आज फाइल शासन स्तर पर सचिव जावलकर को भेजी गई है।
जल्दी यहां से एनओसी पत्र के साथ रविग्राम खेल मैदान की फाइल खेल सचिव को प्रेषित होनी है और अंत में जिलाधिकारी चमोली को आदेश जारी करेंगे। वहीं आज रविग्राम की श्री चंडिका महिला मंगल दल से जुड़ी महिला समूह ने धरना स्थल तहसील परिसर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। वहीं समिति को अब ब्लॉक स्तर पर प्रधान संगठन का भी अपार जन समर्थन मिल रहा है। धीरे चलो, धीरे चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।